नमस्कार बच्चों, मैं पूर्णिमा कपूर भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से। मैं आज आपको वाणिज्य विषय का कक्षा 9 का पाठ भारतीय बहीखाता प्रणाली पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ बहुत ही सरल भाषा में है, बहुत ही जल्दी समझ में आता है, लेकिन ये समझ में जब ही आएगा जब आप इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे, मतलब वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं भारतीय बहीखाता प्रणाली। जैसे कि हम इसके अर्थ में पढ़ रहे हैं, यह एक प्राचीन प्रणाली है। इसका प्रारंभ भारतवर्ष में ही हुआ है, इसलिए इस प्रणाली को भारतीय बहीखाता प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली इतनी प्राचीन है कि इसका प्रारंभ भारतवर्ष में ही हुआ। यह भी दोहरा लेखा प्रणाली की तरह ही है। यह एक बिल्कुल सरल प्रणाली है। इसमें विशेष भारतीय भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। यह दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों पर ही आधारित होती है और इसे महाजनी एवं हिंदुस्तानी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रणाली हमारे देश में बहुत ही प्रचलित एवं लोकप्रिय है और बड़ी बड़ी संस्थाओं, बीमा कंपनी, बैंक कंपनी आदि में दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। परंतु इसके अलावा सभी छोटी छोटी व्यापारिक संस्थाओं में भारतीय बहीखाता प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है। भारतीय बहीखाता प्रणाली के नियम बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे दोहरा लेखा प्रणाली के नियम होते हैं, परंतु दोहरा लेखा प्रणाली में हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। चूँकि ये हमारी भारतीय भाषा पर निर्भर है, इसीलिए इसमें भारतीय भाषा यानी कि हिंदी भाषा, मुड़िया भाषा, गुजराती भाषा और अलग अलग कई भाषाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष बात यह है कि जो दोहरा लेखा प्रणाली का हम प्रयोग करते हैं, वह दोहरा लेखा प्रणाली बड़े बड़े रजिस्ट्रों में लिखी जाती है। वहाँ पर हम कंप्यूटर में काम करते हैं। लेकिन इस प्रणाली ये प्रणाली एक अलग प्रकार की है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की बहियाँ होती हैं जिस पर लाल रंग के कवर के कपड़ा चढ़ा हुआ होता है और उसमें मोटे धागे से सिलाई होती है। इसका जो कागज़ है विशेष होता है, वह कागज़ मोटा हल्के पीले रंग का होता है और वह कागज़ अपने आप में थोड़ा फोल्ड होता है। उसमें 8 सलें बनती हैं। एक कागज़ को मोड़कर ही उसमें 8 कॉलम डिवाइड किए जाते हैं, उसको सले बोलते हैं। जैसे कोई भी पेपर है, पेपर को अगर हम फोल्ड करते हैं तो इस प्रकार से उसमें लाइनें अपने आप में बनी होती हैं जो हमें स्केल से डिवाइड नहीं करनी होती। और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार से इसमें 8 कॉलम बने हुए होते हैं जिन्हें हम सले बोलते हैं। ये सलें पहला हिस्सा इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। एक इसमें जमा पक्ष होता है और एक नाम पक्ष होता है। पहले 4 कॉलम को हम जमा पक्ष के नाम से संबोधित करते हैं और बाद के 4 कॉलम को हम नाम पक्ष से संबोधित करते हैं। जो जमा पक्ष है, जो पहले 4 कॉलम है, इसमें जो पहला पक्ष होता है वह धनराशि के लिए होता है, जबकि दोहरा लेखा प्रणाली में जो अंतिम पक्ष होता है वह धनराशि के लिए होता है, अंतिम कॉलम। लेकिन भारतीय बहीखाता प्रणाली में जो पहला कॉलम है वह धनराशि के लिए है, बाकी 3 कॉलम विवरण के लिए हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसमें जो 4 पक्ष होते हैं, पहले कॉलम को सीरा बोलते हैं और बाद के 3 कॉलम को हम पेटा बोलते हैं। ऐसे ही नाम पक्ष में होता है। पहले जो 5वां कॉलम होता है वह धनराशि का है नाम पक्ष के लिए, और बाकी के जो 3 कॉलम होते हैं वह विवरण के लिए होते हैं। उसमें हम पूरा लेखे का विवरण लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक कागज़ को 8 भागों में विभाजित करके इसके कॉलम बनाए जाते हैं। इसमें हमें स्केल की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें पूरा विवरण लिख लिया जाता है। इस प्रणाली में हम हिंदी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, मराठी तथा तेलुगु आदि भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रणाली का हिसाबी वर्ष अंग्रेजी में ना होकर हिंदी परंपरा के अनुसार, जैसे अंग्रेजी पद्धति में तो हम या तो कैलेंडर वर्ष को लेते हैं या फाइनेंशियल ईयर मीन्स वित्तीय वर्ष को लेते हैं। लेकिन जो हमारी यह प्रणाली है भारतीय बहीखाता प्रणाली में, इसमें जो हमारा लेखा वर्ष होता है वह दीपावली, दशहरा,
ईद आदि के अनुसार रखा जाता है और उसी के अनुसार उसको पूर्ण भी माना जाता है। भारतीय विखाता प्रणाली की ये तो था भारतीय विखाता प्रणाली का अर्थ। भारतीय विखाता प्रणाली की आइए अब हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। भारतीय विखाता प्रणाली की विशेषताएं, पहली विशेषता कहलाती है भारतीय भाषा का प्रयोग। जैसे कि अभी हमने इसमें पढ़ा है कि इस प्रणाली में विशेषता यही पाई जाती है, चूँकि ये भारतवर्ष की प्रथम प्रणाली है इसलिए इसमें विशेष भारतीय भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, किसी भी प्रकार की अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा, बहियों का प्रयोग। इस प्रणाली में मोटे मोटे रजिस्टरों का प्रयोग नहीं किया जाता। विशेषतः इसके लिए अलग प्रकार की बहियाँ होती हैं जिनका कागज़ बहुत मोटा होता है और हल्के पीले रंग का होता है। इन बहियों पे लाल रंग का कपड़ा चढ़ा हुआ होता है, इसलिए इसमें बहियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरी विशेषता है कच्ची व पक्की बही का प्रयोग। इसमें बहियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहले कच्ची बही तैयार की जाती है, उसमें हर लेखे को उसी के अनुसार लिखा जाता है क्रमानुसार, लेकिन जब सब लेखे कच्ची बही में लिख दिए जाते हैं तो उनको बाद में पक्की बही में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद अगला आता है जमा एवं नाम पक्ष। जैसे कि हम पढ़ते हैं जो हमारा दोहरा लेखा प्रणाली है उसमें डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं। ऐसे ही भारतीय खाता प्रणाली में भी दो पक्ष होते हैं, जमा पक्ष एवं नाम पक्ष। जो क्रेडिट पक्ष होता है उसको हम जमा पक्ष कहते हैं, जो डेबिट पक्ष होता है उसको हम नाम पक्ष के नाम से जानते हैं। लेखे करने के नियम वही होते हैं जो दोहरा लेखा प्रणाली के नियम होते हैं, उन्हीं के अनुसार हमें भारतीय खाता प्रणाली में भी लेखों को लिखना होता है। अगला आता है सले बनाना। जैसे कि हम देखते हैं जो दोहरा लेखा प्रणाली के जो बड़े बड़े रजिस्टर होते हैं उनमें कॉलम बने हुए होते हैं, लाइनें खींची हुई होती हैं, लेकिन जो हमारी भारतीय खाता प्रणाली की जो बहियाँ होती हैं उसमें कागज़ इस प्रकार का होता है, वो स्वतः ही हल्का मुड़ा हुआ होता है, हल्के मुड़े हुए के निशान होते हैं और उसमें जो निशान के अनुसार अपना कॉलम बटे हुए होते हैं उन्हें हम सले बोलते हैं। एक कागज़ 8 कॉलम में बटा हुआ होता है, यानी कि 8 सले बनी हुई होती हैं पक्की रोकड़ बही में, जिसमें से चार जो कॉलम हैं वे जमा पक्ष के होते हैं और 4 कॉलम नाम पक्ष के होते हैं। तो इस प्रकार से हम उसमें सलें बनाते हैं। सलें जो 8 कॉलम की बनती हैं उनमें से पहला कॉलम हमारा सिरा कहलाता है, बाकी के 3 कॉलम पेटा। फिर ऐसे ही नाम पक्ष में आ जाइए, पहला कॉलम सिरा होगा और बाकी के 3 कॉलम पेटा। इसके बाद अगला आता है दिनांक लिखने का ढंग। दोहरा लेखा प्रणाली में जैसे कि दोहरा लेखा प्रणाली में तो हर लेखे के साथ अलग अलग लेखे में उसकी अलग अलग तारीख लिखी हुई होती है, लेकिन इस पद्धति की विशेषता यह है कि इसमें प्रतिदिन होने वाले लेखों को अलग ही पेज पर लिखा जाता है और इसी कारण इसमें जो दिनांक लिखी जाती है वो लेखे लिखने के ऊपर सबसे आरंभ में सबसे ऊपर ही पूरा विवरण दिनांक का लिख दिया जाता है और उसके बाद ही उस दिनांक से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं, जो भी व्यापारिक क्रियाएं होती हैं, वह सब उसमें लिख दी जाती हैं। इसके बाद आता है राशियां लिखने का ढंग। जो इसमें कॉलम जो अमाउंट लिखी जाती है दोहरा लेखा प्रणाली में, तो अमाउंट लिखने का जो विशेष ढंग होता है वह कॉलम अंत में होता है और 2 पक्षों में उसको लिखा जाता है, डेबिट पक्ष में भी और क्रेडिट पक्ष में भी, एक ही लेखे से संबंधित राशि को। लेकिन इस प्रणाली के अंतर्गत जो राशियां लिखी जाती हैं, सबसे विशेष बात तो यही है कि वे भारतीय संख्या के अनुसार, यानी कि जिसे हम हिंदी में गिनती कह सकते हैं, उसी के अनुसार लिखी जाती हैं। और राशियां जो हम जमा पक्ष और नाम पक्ष का कॉलम बांटते हैं उसमें सबसे पहला जो कॉलम होता है, जिसे कि हमने सिरे का नाम दिया है, उसी में धनराशि लिखी जाती है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं भारतीय बही खाता प्रणाली के गुण।
पहला गुण है सरल। यह प्रणाली बिल्कुल सरल है, इसे करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। यह इतनी आसान है कि छोटी सी जानकारी मिलने के बाद कोई भी व्यापारी स्वतः ही इससे संबंधित लेखों को इसमें अपने आप ही लिख सकता है। दूसरी विशेषता है सुविधाजनक। यह प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक है। इसमें लेखे से संबंधित पूर्ण विवरण लिखा जाता है। सिर्फ हमें विवरण यानी कि लेखे को देखकर ही यह आभास हो जाता है कि किस प्रकार का लेन देन हुआ है जिसका इसमें लेखा किया गया है। इसके बाद है सरल भाषा। इसमें किसी प्रकार की अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी और विदेशी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यह एक भारतीय प्रणाली है, भारतीय पद्धति पर आधारित है, इसीलिए इसमें भारतीय भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। चौथा आता है मितव्ययी प्रणाली। यह प्रणाली बहुत ही मितव्ययी है। इसमें मोटे मोटे रजिस्टरों को पर एक्स्ट्रा खर्च करने की या फिर कह दीजिए कंप्यूटर की या बड़ी मशीनों की किसी प्रकार की कोई विशेषता नहीं, किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। इस प्रणाली के लिए तो हमें लाल रंग की बहियों का प्रयोग करना, लाल कपड़े से चढ़ी हुई जिन पर कवर चढ़ा हुआ होता है, इस प्रकार की बहियों का प्रयोग इस प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है, जो बहुत ही कम खर्चीली होती हैं, इसलिए इस प्रणाली को मितव्ययी प्रणाली कहा गया है। इसके बाद आता है वैधानिक मान्यता। इस प्रणाली में को वैधानिक मान्यता मिली हुई है, यानी कि यह सरकारी नियमों के अनुसार मान्य है। सरकार इस प्रणाली के माध्यम से किए जाने वाले लेखों को स्वीकार करती है और इसीलिए इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है। लोचपूर्ण। छठी विशेषता आती है लोचपूर्ण। लोचपूर्ण का मतलब होना लचीलापन। इस प्रणाली में लचीलापन पाया जाता है, क्योंकि यदि हमारे जो व्यापारिक लेन देन हैं उनकी संख्या कम है तो हम इसमें एक दो बहियों का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा व्यापारिक लेन देन अगर भारी संख्या में, बड़ी संख्या में है तो उसके लिए हमें जितनी चाहें बहियों का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार हम अपनी बहियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। नंबर 7, सरल नियम। इस प्रणाली के अनुसार जो लेखा करने के नियम हैं बहुत ही सरल हैं। हमें ये ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा नियमों को विशेष जानकारी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को इससे संबंधित नियमों की थोड़ी सी भी जानकारी है वह व्यक्ति इसको सरलतापूर्वक कर सकता है। इसके बाद आता है वैज्ञानिक प्रणाली। चूँकि यह प्रणाली भी दोहरा लेखा प्रणाली की तरह नियमों पर आधारित है, इसके अपने कुछ नियम एवं सिद्धांत हैं, इसीलिए इसे भी वैज्ञानिक प्रणाली की संज्ञा दी गई है। इसे एक वैज्ञानिक प्रणाली माना गया है। तो अभी हमने पढ़ी विशेषताएं, इसके गुण। आइए अब हम पढ़ते हैं इसके दोष। चूँकि ये हम सभी जानते हैं, यदि किसी चीज़ में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ गुण बताए जाते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी ज़रूर होंगी, तभी तो वह आज प्रचलन में नहीं है। इसीलिए अब हम जानकारी लेते हैं इससे संबंधित दोष। पहला दोष कहलाता है असुविधा। इस प्रणाली में लेखा करने में असुविधा होती है। क्योंकि इसमें जिन बहियों का प्रयोग किया जाता है वो कोरे पन्ने होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई लाइनें नहीं खींची होती, तो इसलिए, और इसमें जो मुड़िया भाषा का प्रयोग किया जाता है वह हर एक की समझ में नहीं आती, हर कोई उसे लिखना नहीं जानता, तो इसलिए इसे बनाने में थोड़ी सी असुविधा रहती है। दूसरा पॉइंट आता है जालसाजी का भय। जालसाजी, बेईमानी, हम सभी जानते हैं जालसाजी किसे कहा जाता है। इस प्रणाली में जालसाजी का भय बना रहता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से जो हम बहियों का प्रयोग करते हैं उसमें कहीं कोई पेज नंबर नहीं लिखा जाता। यदि कोई व्यक्ति बीच के पेज को धागों से निकालकर अलग कर दे, यानी कि उसको फाड़ दे, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि इससे संबंधित लेन देनों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, इससे संबंधित लेखों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। तो इसलिए इस प्रणाली में विशेषतः जालसाजी का भय बना रहता है। अगली
अगला पॉइंट आता है तीसरा, कच्ची बही। चूँकि हमने अभी पढ़ा है कि इसमें हमें मेन पक्की बही बनानी होती है। पक्की रोकड़ बही में लेन देन करने से पहले हमें उसके लिए एक रफ बही, जिसे हम कहेंगे कच्ची बही का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए एक काम को करने के लिए हमें विशेष 2-2 बार लेखे करने होते हैं। पहले उन्हीं लेखों को हमें कच्ची बही में लिखना पड़ता है और फिर उसी के अनुसार हमें उन लेखों को पक्की बही में लिखते हैं। तो यह भी एक इसमें दोष पाया जाता है कि इस प्रणाली में कच्ची रोकड़ बही बनाई जाती है। नंबर 4, समायोजन लेखों का अभाव। जैसा कि हम देखते हैं, जो दोहरा लेखा प्रणाली होती है, यदि उसमें किसी प्रकार के कुछ लेखे छूट गए हैं, कुछ लेखे ऐसे हैं जो अभी होने बाकी थे, नहीं हो पाए हैं, या किसी और प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो हम उनको समायोजन लेखों के अनुसार सरलतापूर्वक कर लेते हैं। लेकिन यह प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है, इसमें कहीं किसी रूप में भी समायोजन लेखों को नहीं लिखा जाता। समायोजन लेखों को लिखने की कहीं कोई इसमें नियम नहीं बताया गया है, तो इसलिए इसमें समायोजन लेखों का अभाव पाया जाता है। नंबर 5, पूंजीगत व आयगत मदों में अंतर नहीं। इस प्रणाली में विशेषतः जो हम लेखे लिखते हैं उनको हम अलग अलग रूप में, यानी कि पूंजीगत रूप में और आयगत मदों के रूप में नहीं बांट पाते। इसमें कहीं कोई ऐसा विवरण नहीं दिया गया है जिससे कि हम पूंजीगत मदों और आयगत मदों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर कर सकें। इसके बाद आता है 3 खाने वाली रोकड़ बही नहीं। इस प्रणाली के अनुसार हम 3 खाने वाली रोकड़ बही नहीं बनाते हैं, जिससे कि हमें ना तो छूट का सही ज्ञान हो पाता है, ना बैंक की धनराशि का सही ज्ञान होता है, और ना ही रोकड़ से संबंधित सही जानकारी मिल पाती है। खुदरा रोकड़ बही नहीं। 7वां पॉइंट आता है खुदरा रोकड़ बही नहीं। इस प्रणाली में खुदरा रोकड़ बही, फुटकर जिसे हम बोलते हैं पेटी कैश बुक, वह नहीं बनाई जाती, जिस कारण से छोटे छोटे लेन देन लिखे जाने से छूट जाते हैं और हमें हिसाब किताब मिलाने में कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। खुदरा रोकड़ बही में जो छोटे छोटे लेन देन लिखे जाते हैं, अगर वह सही प्रकार से ना लिखे जाएं तो जो हमारे लेखों की में कहीं ना कहीं अशुद्धता पाई जाती है। इसके बाद आता है हुंडी खाता न रखा जाना। इस प्रणाली में व्यापार में हुंडियों का लेन देन भी किया जाता है, लेकिन अलग से इस प्रणाली के अनुसार हुंडी खाता नहीं बनाया जाता। हुंडी खाते का कहीं कोई विवरण नहीं दिया जाता, इसीलिए इसमें एक दोष यह भी पाया जाता है, हुंडी खाता न रखा जाना। तो अब हम इसी प्रणाली के कुछ सवाल को करने की कोशिश करेंगे और उसी के अनुसार अब हम देखेंगे कि हम इसके सवाल को किस प्रकार से समझ सकते हैं। आइए अब हम करते हैं अगला, इसमें इसी को सवाल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके लिए हिंदी गिनती को सीखना होगा। जैसे कि 1 को ऐसे लिखना है हिंदी के रूप में, 2 हिंदी के रूप में, 3 हिंदी के रूप में, 4 हिंदी के रूप में, 5 हिंदी के रूप में, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पर आपको 1 से 9 तक की गिनती हिंदी में बताई गई है और आपको अब सिखाया जा रहा है सवाल कि हम किस प्रकार से इसका सवाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि इसमें बड़े रजिस्टरों का प्रयोग नहीं किया जाता, बहियों का प्रयोग किया जाता है, और बहियों का जो पेज होता है वो अपने आप में फोल्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है। एक पेज में 8 कॉलम बने हुए होते हैं। देखिए यहाँ से हम इसका पेज शुरू करते हैं ये, और हम देखते हैं पहला कॉलम, दूसरा, आपको लाइनें नहीं खींचनी है, ये बहियों में अपने आप में मुड़े हुए होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कॉलम हमारे पेज के होते हैं। पहले जो 4 कॉलम होते हैं इनको हम जमा पक्ष बोलते हैं, जैसे कि क्रेडिट जमा पक्ष कहलाता है, और जो बाद के 4 कॉलम होते हैं
इनको हम नाम पक्ष बताते हैं। पहले के 4 कॉलम में से जो पहला कॉलम है वह हमारा सीरा कहलाता है और बाकी के 3 कॉलम पेटा कहलाते हैं। इसी प्रकार से नाम पक्ष में पहला कॉलम सीरा होता है, बाकी के 3 पक्ष पेटा कहलाते हैं। पहले कॉलम में हमें धनराशि लिखनी है और बाकी के 3 कॉलम में पूरा विवरण लिखना है। तो इसी प्रकार से आइए अब हम सवाल करने की कोशिश करते हैं और दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि इसमें सबसे पहले हमें दिनांक किस प्रकार से लिखी जाए, विशेष ये सीखना है कि हम इसमें दिनांक का विवरण किस प्रकार से दे सकते हैं। इसमें दिनांक अलग अलग कॉलम में नहीं लिखी जाती। जैसे इसमें दिया है चैत्र सुदी 11 संवत 2061, तिथि 11 फरवरी 2013 को उमंग के लेन देनों से रोकड़ वही बनाइए। इसके लिए हमें अपने कोई शुभ, जो भी हमारे शुभ ईश्वर जिन्हें हम कहते हैं, ईश्वर का नाम हमें इसमें लिखना होता है। हम लोगों में जैसे लक्ष्मी जी, किसी भी शुभ काम को करने के लिए लक्ष्मी जी, गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो इसलिए हम शुभ क्रिया के लिए गणेश जी के को मानते हैं और वहाँ यहाँ लिखेंगे श्री गणेश जी सदा सहाय नमः। इसमें दिनांक लिखने का एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसी के अनुसार दिनांक लिखी जाती है। श्री गणेश जी सदा सहाय नमः। इसके आगे जो हिंदी परंपरा के अनुसार तिथि दी गई है, चैत्र सुदी 11, चैत्र सुदी 11 संवत 2061, तिथि 11 फरवरी 2013। जैसे कि इसमें शुरू में ही, प्रारंभ में ही हमने तिथि तय कर दी है, तो इसमें सिर्फ 11 फरवरी से संबंधित लेखे ही लिखे जाएंगे, किसी और दिनांक के नहीं। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले हमें सवाल में दिया गया है 8,000 रुपये का प्रारंभिक शेष। तो उसके लिए हमें लिखने का एक विशेष ढंग है। अमाउंट को इस प्रकार से लिखना है, श्री, ये हमें बैलेंस लिखना है, रोकड़ा बाकी, और अमाउंट है इसकी 8,000 रुपये। अब इसको हमने नरेशन के रूप में लिखना है, पिछली रोकड़ शेष, पिछली रोकड़ शेष। ये ध्यान रखना है कि जो जमा पक्ष का लेखा है वो नाम पक्ष में न जाने पाए, सिर्फ जमा पक्ष तक ही सीमित रहे। पिछली रोकड़ शेष हमारी आएगी 8,000 रुपये। यहाँ इस प्रकार से हमारा एक लेखा पूर्ण हुआ, तो हमें यहाँ सिर्फ विवरण के कॉलम में ऐसे लाइन खींचनी है और दूसरा लेखा करना है। ये ध्यान रखना है कि धनराशि के कॉलम में लाइन नहीं आनी चाहिए। इसके बाद आता है प्रदीप से प्राप्त हुए 4,000 रुपये। प्रदीप से जब हमें रुपया प्राप्त हुआ, उसी के अनुसार हमें लेखा करना है। प्रदीप देने वाला व्यक्ति है। इसमें हमें हर नाम को लिखने से पहले श्री शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार हर नाम को हम श्री से संबोधित करते हैं। जैसे प्रदीप से प्राप्त हुए, श्री प्रदीप के जमा, जो देने वाला व्यक्ति है वो जमा पक्ष में, जो पाने वाला है वो नाम पक्ष में। ये हमें प्राप्त हुए 4,000 रुपये। इसी की नरेशन लिखनी है, प्रदीप से प्राप्त हुए। हर लेखे की नरेशन जरूर लिखी जाती है, जिससे पता चलता है कि किस चीज़ का लेखा किया जा रहा है। 4,000 रुपये। इसके बाद कुलदीप को दिए। अब कुलदीप पाने वाला व्यक्ति है, वह डेबिट होगा, तो उसको नाम पक्ष में दिखाना है। नाम पक्ष का पहला कॉलम ये धनराशि का है, यहाँ लिखना है श्री कुलदीप के नाम, नाम का मतलब डेबिट, और इसका लेखा होगा 5,000 रुपये का। यहाँ इसकी नरेशन लिखनी है, कुलदीप को दिए।
इसके बाद आता है खुराना से उधार माल खरीदा। जहाँ पर उधार माल खरीदा जाता है, नकद लेन देन नहीं हुआ है, इस प्रकार के लेखों को हमें दोनों पक्षों में लिखना है। माल खरीदने के लिए श्री माल खाते के नाम आता है, श्री माल खाते के नाम, अमाउंट आएगी इसमें 2500 रुपये। नरेशन, खुराना से माल खरीदा, खुराना से माल खरीदा, यह आएगा 2500 रुपये का। इसके पश्चात बैंक, अभी ये लेखा एक पक्ष में हुआ है, इसको दूसरे पक्ष में भी लिखना है क्योंकि उधार लेन देन हुआ है। श्री खुराना के जमा 2500 रुपये। जो उधार माल खरीदा जाता है या बेचा जाता है उसका लेखा दोनों पक्षों में किया जाता है। खुराना से माल खरीदा। इसके बाद बैंक में जमा किए। बैंक पाने वाला है तो इसलिए उसको नाम पक्ष में लिखना है, श्री बैंक खाते के नाम। इसकी धनराशि है 3500 रुपये। बैंक में जमा किए। इसके पश्चात संदीप को उधार माल बेचा, फिर से उधार का लेखा है तो इसको भी हमें दो पक्षों में लिखना है। माल बेचने में माल खाते जमा होगा, श्री माल खाते के जमा संदीप को माल बेचा 6000 रुपये का। और इसका लेखा इधर भी आएगा श्री संदीप के नाम, क्योंकि संदीप पाने वाला व्यक्ति है इसलिए उसको नाम करना है। नाम मतलब डेबिट और जमा मतलब क्रेडिट। संदीप को माल बेचा। अगला लेखा दिया गया है, पवन से नकद फर्नीचर खरीदा। चूंकि इसमें नकद शब्द आ गया है, सिंपल फर्नीचर खरीदने का लेखा होगा। फर्नीचर खाते के नाम, लेखा है ये 400 रुपये का। फर्नीचर खरीदा। वेतन दिया, यह एक प्रकार का खर्चा है और खर्चे को हमें नाम पक्ष में ही लिखना होता है। सभी प्रकार के खर्चों को नाम पक्ष में, सभी प्रकार की आयों को जमा पक्ष में। श्री वेतन, ये ध्यान रखना है कि हर एक के आगे श्री शब्द संबोधन के लिए जरूर लगेगा। श्री वेतन खाते के नाम, क्योंकि हमारी भारतीय पद्धति, भारतीय परंपरा ये कहती है कि हर एक को सम्मान दिया जाना चाहिए, तो इसलिए हर चीज़ में श्री जरूर लगता है। अमाउंट लिखनी है इसकी 600 रुपये। यह आता है वेतन दिया। इस प्रकार से हमने देखा कि जो लेखे डेबिट पक्ष के थे वह हमने नाम पक्ष में लिखे हैं, तथा जो लेखे क्रेडिट पक्ष के थे वे हमें जमा पक्ष में लिख दिए हैं। अब हमारा ये सवाल तो इस प्रकार से पूरा हुआ, लेकिन हमें क्या करना है, अब इसका योग करना है, इसका शेष निकालना है। तो उसके लिए जो संख्याओं का योग होता है वह धनराशि के कॉलम में नहीं होता है, वह इन कॉलम में होगा। यहाँ से लाइन खींचेंगे और यहाँ कॉलम में योग करेंगे। 8 4 12 और 2 14 और 6 20,500 रुपये। ये इस जमा पक्ष का योग आया। चूँकि ये एक रोकड़ बही है तो रोकड़ बही में जमा पक्ष का योग अधिक होता है, नाम पक्ष का कम होता है। यही योग हमें यहाँ लिखना होगा और 20,500 रुपये
और जो डेबिट पक्ष है यानी कि नाम पक्ष है, इसका योग हमें इससे जहां हमारे लेखे पूर्ण हुए हैं वहीं पर इसका योग करना है। योग करते हैं 0, फिर से 0, 6 4 10 और 5 15 और 5 20 की 0, हासिल लगे 2, 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 और 6 18। यहाँ का योग आता है 18,000 रुपये और हमारा जमा पक्ष का योग आता है 20,500 रुपये। चूँकि जमा पक्ष का योग ज़्यादा है, नाम पक्ष का योग कम है, जमा में से नाम का घटाएंगे 2,500 रुपये का शेष निकलता है, जिसे हमें यहाँ धनराशि के कॉलम में दिखाना है 2,500 रुपये श्री रोकड़ा बाकी, यानी कि ये हमारा बैलेंस निकल कर आया है। दोनों पक्षों का योग किया, ज़्यादा वाले योग में से कम वाले को घटाया और इस प्रकार से हमारा शेष निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने यह रोकड़ बही का सवाल समझा है। उम्मीद करती हूँ कि सभी की समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।